एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और हम डेली की तरह आज भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पॉलिटी के क्वेश्चन को देखेंगे और जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, उन सभी टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है आपके लिए। बीपीएससी के हिसाब से जो हमने क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया है, वो पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, बी है आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 22। क्या है आंसर, आप बताइए। अस्पृश्यता को किस अनुच्छेद के द्वारा समाप्त किया गया है? तो आर्टिकल 17 के माध्यम से भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया। अस्पृश्यता से उपजी किसी निरयोग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 14 का संबंध विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 22 का संबंध गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण से है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन अ हाई कोर्ट रेस्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज? क्या होगा? ऑप्शन ए है द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, द प्राइम मिनिस्टर, द पार्लियामेंट। क्या होगा इसका आंसर, आप बताइए। इसका आंसर है ए, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, थोड़ा डिटेल जानेंगे। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी उसको निर्धारित करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 217 के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखिए, आर्टिकल 217। और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? हितों की सुरक्षा से संबंधित है 5वीं अनुसूची। द 5th शेड्यूल डील्स विद द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट्स ऑफ विच स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स? ठीक है, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन ए है शेड्यूल्ड कास्ट, बी है रिलीजियस मॉनिटरीज, सी है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, डी है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो भाषाई अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति, भाषाई अल्पसंख्यक। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है सी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन में थोड़ा देखेंगे। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति समूह के लोगों की शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। इससे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को शामिल नहीं किया गया है। 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित क्षेत्र के लिए प्रतिवेदन दे सकता है, किंतु इनमें अंतिम शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है।
ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान है। इसका निर्माण 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? In which case did the Supreme Court of India give for the first time the doctrine of basic structure of the constitutions? ऑप्शन ए है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी है मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ, डी है ए और बी दोनों। क्या होगा इसका आंसर? बी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। तो देखिए कितना डिफिकल्ट हो जा रहा है आपके लिए, थोड़ा सा डेप्थ में जाने की जरूरत है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित कर सकती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 368 से संसद को संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर बी है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। किस या किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? ठीक है, किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है या इजाजत दे सकता है? अंडर विच आर्टिकल द स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हिज या हर मदर टंग? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 110, बी है अनुच्छेद 122, सी है अनुच्छेद 120, डी है ए और बी दोनों। क्या होंगे इनके आंसर? इनके आंसर है सी आर्टिकल 121 क्लाउज 1। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा देखें। अनुच्छेद 120 एक के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। अनुच्छेद 110 एक का संबंध धन विधेयक से तथा अनुच्छेद 122(2) का संबंध न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न करने से है। ठीक है, तो ध्यान रखें अनुच्छेद 110 एक का संबंध धन विधेयक से है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आर्टिकल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो कुछ आर्टिकल को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? Which of the following the consequences of invoking Article 360 declaration of a financial emergency? Option A है the president may order the states to reduce the salaries and allowances of all or any class of employees serving in connection with the state affairs। राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। ऑप्शन 2 है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन 3 है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। ऑप्शन 4 है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद
धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही बड़े ध्यान से समझिए। आर्टिकल 360 को लागू करने के परिणाम के संबंध में है। इसके क्वेश्चन के अगली कड़ी को देखते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो उसमें से उन सारे ऑप्शंस में कौन कौन से उत्तर सही हैं आर्टिकल 360 के परिणाम से रिलेटेड? तो इसका आंसर है 1, 3 एंड 4। तो दो आंसर जो है वो गलत है, बाकी 1, 3 एंड 4 सही हैं। तो 1 क्या बोलता है? राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। 3 है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। 4 है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। तो ये 360 को जो वित्तीय आपातकाल की स्थिति में जो आर्टिकल 360 लागू की जाती है उसके परिणाम इस प्रकार है। अब इसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन में हम लोग देख लेंगे। एक्सप्लेनेशन में ऑप्शन ए आंसर सही है। किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में आर्टिकल 360 को लागू करने का निम्न परिणाम हो सकता है। राष्ट्रपति जो है राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का भी आदेश दे सकते हैं। किसी का भी वेतन कम किया जा सकता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। ठीक है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। एक बार यदि संसद के दोनों सदनों से इसे मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाए। हृदयनाथ कुंजरू ने कहा कि वित्तीय आपात राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? Which amendment to the constitution abolished the 2 seats that were reserved for the Anglo-India community? ठीक है। ऑप्शन ए है 108वां, बी है 100वां, सी है 102वां, डी है 104वां। ठीक है। 108, 100, 102 और 104 क्या होगा? इसका आंसर है डी 104, 104वां। ठीक है। अब इसके एक्सप्लेनेशन में थोड़ा देख लेंगे। संविधान के 104वां संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया। इस संशोधन के साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षणों को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। इसके माध्यम से अनुच्छेद 331 में संशोधन किया गया था। इस अनुच्छेद के अनुसार जब राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय को 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 243.3 के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंध से संबंधित नियम कौन बनाता है? अंडर आर्टिकल 243.j which of the following can make provisions to the maintenance of accounts by panchayats? ऑप्शन ए है पार्लियामेंट, बी है स्टेट लेजिस्लेचर, सी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डी है स्टेट फाइनेंस कमीशन।
राज्य वित्त आयोग, इसका आंसर क्या होगा? बी है इसका आंसर राज्य विधानमंडल। इसका एक्सप्लेनेशन में थोड़ा देख लेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2433 के मुताबिक 243.3 आर्टिकल 243.3 के मुताबिक किसी राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों के खातों के रखरखाव और उनकी लेखा परीक्षा के बारे में प्रावधान कर सकता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इस अनुच्छेद को शामिल किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 42वें संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? ठीक है, ऑप्शन ए है प्रजातांत्रिक एवं समाजवादी, बी है गणराज्य एवं धर्मनिरपेक्ष, सी है समाजवादी एवं प्रभुसत्ता संपन्न, डी है धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी है धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा देख लेंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी एवं अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। ज्ञातव्य है कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा प्रदान की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो हमारा अंतिम प्रश्न है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? कौन सा आर्टिकल है ऐसा जो किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सी, आर्टिकल 102 क्लॉज 1 बी, आर्टिकल 102 क्लॉज 1 डी, आर्टिकल 102 क्लॉज 1 ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी है, आर्टिकल 102 क्लॉज 1 ए। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। संविधान का आर्टिकल 102 क्लॉज 1 ए किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। आर्टिकल 102 क्लॉज 1 ए में वर्णित है कि किसी व्यक्ति को संसद सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। लाभ का पद शब्द का अर्थ ऐसे पद से है जो वित्तीय लाभ या फायदा पहुंचाता है और सरकार के नियंत्रण में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर डी होगा। इसके हम पूरे क्वेश्चन को हमने देखा, पूरे 10 क्वेश्चन हमने देखे। इसके अंतर्गत जो हमने कुछ फैक्ट्स को देखे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और उसे आप डेली प्रैक्टिस करते रहे। अब तो समय बिल्कुल ही कम है, बस 8-9 दिन बचे हैं आपके लिए, और अब बस ईश्वर से प्रार्थना करें, पढ़ने में जुटें और बस डेली प्रैक्टिस करते रहें। जो भी आपने पढ़ा है, अब कुछ भी नया मत पढ़ें, डेली बस रिवीजन और प्रैक्टिस, बस यही करना है आपको डेली। तो चलिए, हम ऐसा मानते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।